नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल। आज रविवार का दिन, आप सभी का इस फेसबुक लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथी देश प्रदेश के, आप सभी का, आप सभी लोग जुड़े। छुट्टी और इत्मीनान का दिन है। आज का दिन अपने लिए होता है, थोड़ा सेविंग का होता है, सेविंग वगैरह हो जाए और कुछ रिलैक्सेशन होता है। आज के रूटीन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है उठने की, और कुछ अपने जो कार्य हफ्ते भर के 6 दिनों के होते हैं उनको आज के लिए उसकी प्लानिंग होती है। आगे के 6 दिन के लिए क्या क्या है, शेड्यूल बनना है, क्या है, कैसे है अपने। तो आप सभी शिक्षक साथी, आप सभी जुड़ जाएं तो मैं आगे सारी बातें रखूं आपके बीच। धीरे धीरे ठंड का मौसम अब जा रहा है। थोड़ा सेविंग कराने में चला गया था, तो इसलिए 11 बजे एग्जैक्टली मैं आ नहीं पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और कल एक बहुत ही दुखद घटना हो गई। सबसे पहले मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से पूरे शिक्षक समाज की तरफ से, अपने लीगल टीम की तरफ से और सभी शिक्षक साथियों की तरफ से पूरे भारत के दिवंगत आत्मा संतोष चौहान जी के श्रद्धा सुमन जो है मैं अर्पित करता हूं पूरे शिक्षक समाज की तरफ से, लीगल टीम की तरफ से, कि कल हमने अपना एक साथी खो दिया। कल मऊ के हमारे साथी संतोष चौहान जी, जो सीटेट का परीक्षा दे करके आए और अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और जो है कि कोलैप्स कर गए। कार्डियक अरेस्ट था या फिर क्या था, उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही सारी समस्याएं इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो एक सडन कार्डियक अरेस्ट था जो काफ़ी सीवियर था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो वी आर पेइंग आवर हार्टफेल्ट condolence for untimely demise of our companion of this struggle and our basic education department। तो हम बहुत मर्माहत हैं उनके जाने से। हमने अपना एक साथी खो दिया है, तो ये हमारे लिए एक पीड़ा का, एक दुख का क्षण है। और मैं उस पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, मैं यही कामना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल और सहन शक्ति प्रदान करे। एक पिता, एक भाई, एक बेटा जो घर का एक धुरी होता है, वो उसका जाना एक कितना इसी एक परिवार के लिए हृदय विदारक होता है, कितना असहनीय होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कल भी परीक्षा दिए होंगे, आज भी परीक्षा दिए हैं, लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें हमारी लीगल टीम या हमारा कोई भी व्यक्तिगत आपके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं बनता है, क्योंकि हम कोई अधिकार नहीं रखते कि आप अपने व्यक्तिगत अधिकार के अधीन परीक्षा दें न दें, ये आपका विषय है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसके विषय पे अगर आप आते हैं तो अभी आप जो प्रदेश का शासन है, जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, अभी उसने कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश, गाइडलाइन या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि सभी जो सेवारत शिक्षक हैं 2011 के पहले नियुक्त, तो उनको टेट के निवार्ता के विषय में कोई शासनादेश आया। इस बारे में आप पूरी तरीके से संज्ञानित हो कि ऐसा कुछ नहीं आया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय का पत्र 18 नवंबर को मैं बार बार कहता हूं, वो आया था कि सीबीएसई के इन सर्विस टीचर ऑप्शन में जो एक था सीटेट देने के लिए, वो दिया नहीं था। लोगों ने मैनिपुलेशन करके ठीक है फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड आई, परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन कोई एक आधिकारिक स्पष्ट दिशा निर्देश या शासनादेश नहीं आया है
हमारे तमाम उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पहले है, जो 1 सितंबर 2025 के फैसले से प्रभावित हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से आप जान जाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। Why you all are getting restless? Why you all are going in pain, in panic, in sudden trauma? You need not to be worried about that. I have been consistently saying that we have very legal ground, logical ground. Only the factor that hearing should be coming very soon. It should be scheduled in this month. Whatever I have said you that in the end of the month, if the hearing will be scheduled, then first hearing would give you the comfortable zone. First hearing would give you the comfortable all that you are persuading for, that we might have some relaxation about the all this trauma of 2-year period, the deadline of 2 year, and whether our eligible or not eligible to continue our service for the future. All things will be vanished out when the first hearing will commenced, and later on all the will be consequently happened. Everything, every doubt in your mind will be vanished. Nothing to be worried about it. कुछ भी आपको चिंता करने का विषय नहीं है। हमारी हियरिंग बस शुरू हो जाए, आपको आपके न्यायिक जो उपादान है, जो न्यायिक राहत है, वो शुरू हो जाएगा मिलना। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आपसे बार बार कहते हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, शुभकामनाएं, लेकिन अभी ये विषय जो है उसमें मैंने आपको बताया है, कल बहुत सारे साथी हमारे परीक्षा देने के लिए गए। बहुत सारे साथियों का ये था कि उम्र की इस दहलीज पे, देखिए ये अप्राकृतिक है, बिल्कुल इट्स टोटली अननेचुरल। आपको एक अव्यवहारिक आदेश दिया गया, आप उस अव्यवहारिक आदेश का पालन कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, हम कुछ नहीं उसमें कहना चाहेंगे। लेकिन एक उम्र होती है, अगर ऐसी उम्र का ही फैक्टर नहीं होता, अगर उम्र ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होता किसी के सेवा, किसी के जीवन के लिए, तो लोग रिटायर क्यों होते? लोगों की शारीरिक क्षमताएं क्यों कम होती? लोगों की याददाश्त डिटोरेशन पे क्यों जाता है ना? जो भी क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे घटती हैं। आदमी फिर मरता क्यों? अगर ऐसा नहीं था तो मरता ही नहीं, वो तो फिर बराबर रहता। एक यूथ की कैपेसिटी, एक वृद्धि की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये बिल्कुल जो है अप्राकृतिक है कि एक आप उसी कंपटीशन में आप, ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समानता का अधिकार क्या कहता है? जो लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी है वो यही कहती है कि समानता के अधिकार में एक उम्र होती है ना, एक एज लिमिट होती है जिसमें किसी भी परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो उसमें जो कठिनाई स्तर उसके समकक्ष जो भी एक एज के लोग होते हैं, उसमें एक समान प्रतियोगी एक माहौल बनता है या समान प्रतियोगी अवसर मिलता है। आप एक उम्र दराज जिसने 20-25 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है और एक नए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें समस्याएं आएंगी, वो क्षमताएं बराबर नहीं होती। इस चीज को गौर करना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई, लीगल टीम की लड़ाई, इसके न्यायिक पक्ष को वास्तव में इसके आयाम तक पहुंचाने की है, अभी भी है, और इसके जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक हम लोग इस पर डटे रहेंगे। पूरे शिक्षक समाज का हमको समर्थन मिल रहा है, हम लगे हैं। लेकिन कल जब मैंने सुना कि बहुत सारे शिक्षक साथी पेपर नहीं पढ़ पाए, 150 क्वेश्चन वो कवर अप नहीं कर पाए, और आपको बताऊं कि अब जो भी एसीटेट का जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो एजर्शन और रीजन का है, कथन और कारण, आप जान रहे हैं। वो आपके 1 लाइन ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं होते हैं। बात समझिए मेरी, हर समय परीक्षा के कठिनाई स्तर और उसके अपग्रेडेशन होते रहते हैं। पेपर की जो कंपाइलिंग होती है आज के बच्चों के शैक्षिक स्तर के आधार पर, आज के समय के आधार पर उनकी होती है। तो हमारे लिए तो वास्तव में इस समय इस प्रतियोगी परीक्षा में सरकार जो भाई अभी तो स्पष्ट नहीं, ठीक है आपका निर्णय है, आप आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप अपने लिए पैनिक होने की स्थिति खुद उत्पन्न कर रहे हैं। आप अपने लिए डिप्रेशन खुद को डिप्रेस करने का माहौल खुद बना रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है आप परीक्षा दें, लेकिन जब निर्देश आ जाएगा तो देखिए, सरकार अगर चाहेगी परीक्षा कराना तो कराने के संबंध में निर्देश दे देती, लेकिन सरकार परीक्षा के लिए नहीं गई। कहाँ गई? पुनर्विचार याचिका में गई। वो जान रही है कि 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए आरटी एक्ट के, एनसीटी के नोटिफिकेशन 2010 और 2011 के संशोधित
नोटिफिकेशन में साफ साफ ये व्याख्या किया गया है, लिखा गया है कि उसके पहले के टीचरों को जो विज्ञापन हो चुका है उनकी भर्तियों का जो भी नियमावली है वो यथावत है, उसमें टेट की अनिवार्यता नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। तो हम जब सरकार पुनर्विचार में गई है, सारी सरकारें राज्य सरकारें गई हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, भारतीय न्याय व्यवस्था या फिर भारतीय संघीय ढांचे के इस पूरे रूपरेखा में कि इतनी सारी राज्य सरकारें इस निर्णय के विरुद्ध न्यायपालिका में पुनर्विचार में गई। आप देखेंगे 10 से 11 राज्य मेरे ख्याल से चले गए। मेघालय भी है, केरला है, आंध्रा है और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, कहने का मतलब है त्रिपुरा है, कहने का मतलब है कि 11-12 स्टेट चले गए। तो इतने ज्यादा संख्या में स्टेट्स का जाना भी एक सकारात्मक है, ये नकारात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे संघीय ढांचे में राज्य हैं, जो जिनको समवर्ती सूची के तहत अधिकार मिला है अपनी भर्तियों को नियमन करने का, उसमें उनको कहीं न कहीं से ये बात जो है कि अवैधानिक, अव्यवहारिक लग रही है कि जो शिक्षक आरटी एक्ट में पहले से नियुक्त हैं उनके लिए ये थोपना गलत है। तो वो हमारे अधिकारी के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही गए हैं कोर्ट में, और हम क्या, हम परीक्षा देने पे वो लगे। ठीक है, कुछ राज्य सरकारें हैं, पंजाब है, महाराष्ट्र है, जहां पर कुछ दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस दिन ये अंतिम आदेश आ जाएगा उनके लिए भी राहत की बात ये होगी कि वो अगर रिव्यू में आते हैं, अगर प्रदेश सरकार नहीं आ रही है, अगर वो संगठनात्मक रूप से आते हैं, तो वो रिव्यू में जाने से जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, until unless the final decision would not be given by the honorable court, all the condition in the every state regarding TET affected teacher will be in the status quo। सभी टीचर जो भी प्रभावित हैं उनका मैटर स्टेटस क्यो में रहेगा जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और आप इसके लिए आप इम्प्लीडर बन के या फिर आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करके अपने न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने सरकार को इस विषय में संज्ञान में डाल सकते हैं कि हम इस निर्णय के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, और जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आ जाता हमको हमारे इन अधिकारों के लिए वो समय मिलना चाहिए जिससे हम जो है कि अपने संबंध में, अपने अभ्यर्थन के संबंध में अपनी स्पष्टता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके कि वास्तव में ये हमारे लिए लागू नहीं है। इस विषय पे बात होनी चाहिए। तो जो भी हमारे और महाराष्ट्र और यहाँ के पंजाब के हमारे शिक्षक हैं वो इस विषय पर माननीय कोर्ट में अपने रिव्यू दाखिल करें, जो भी है उनको राहत मिलेगी और कहीं पैनिक की स्थिति नहीं है, कहीं नहीं है। आप बताइए कि आपके लिए इतनी सरकारें गई हैं पुनर्विचार में, आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक होगा? 72,000, 69,000, 29,000, यहां तक कि अंशकालिक अनुदेशकों के लिए सकारात्मक निर्णय आ गया। अंशकालिक अनुदेशकों के लिए उनको भी सरकार ने माना है कि इतनी साल सेवा करने के बाद उनको आप नियोजित करिए, और आप तो, आपके पास तो उसका पूरा 25 साल 30 साल की सर्विस है, और वो भी कैसी सर्विस है? नियमित सर्विस है। और उस नियमित सर्विस के अधीन आपके प्रति कोई भी नया आदेश थोप के आपको निकालना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं ये एक्सीडेंटल आदेश है, जिसको आप एक्सीडेंटल आदेश कह सकते हैं, है ना। ये एक्सीडेंटल आदेश है जिसमें कुछ लापरवाहियां हुई, एनसीटी का एफिडेविट नहीं हुआ, स्पष्टता हमारे अभ्यर्थन पर नहीं उस समय कोर्ट में एडमिशन हो पाया, तो सारी चीजें आ गई। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर ये चीज हुई है और सरकारें गई हैं तो इसका साफ संकेत क्या है? इतनी सरकारें गई, एक राज्य सरकार जाती, 28 नहीं जाती, तो मैं कहता कि मे बी 50-50 चांस है। लेकिन ये बताइए, इतने सारे संगठन, इतने सारे राज्य सरकारें गई हैं, राज्य सरकारों का जाना बहुत बड़ा विधिक राहत का एक संकेत है हमारे इस मसले पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य सरकारों को अपनी भर्तियों के लिए विशेषाधिकार है, उनको स्पेशल पावर है कि अपनी भर्तियों के संबंध में कुछ भी वो श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं, कुछ भी नियमों में शिथिलता ला सकती हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ और हमारे लिए, हमारे अनुकूल, हमारे फेवर में वो गई हैं कि हमारे शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर गलत मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है तो इट शुड बी रिजॉल्व्ड, इट शुड बी असेस्ड, इट शुड बी रीअसेस्ड, इट शुड बी रिव्यूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट that all the teacher who has been recruited prior to the enactment of 2011 must have been given some relief, and this is the legitimate one. They are not demanding on illegal ground.
तो कभी भी ये इनजस्टिस नहीं हो सकता आपके सामने। मैं हमेशा कहता हूं कि फिर सिर्फ एक तारीख की दरकार है। जिस तारीख को हमारा केस लिस्ट हो गया, जो मैं बताता भी हूं कि AOR की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये हुआ है कि जो समय पर्याप्त दिया जाना चाहिए था वो हमको दिया जा चुका है रिव्यू को दाखिल करने के लिए, डिफेक्ट को दूर करने के लिए। वो समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है जिसमें हम अपने पक्ष को, पहले ही केस हमारा रीओपन होगा रिव्यू में और हम अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। सारी विधिक तैयारियां हो चुकी हैं। कोई भी एक पक्ष आपके प्रति नकारात्मक नहीं है। चलिए मैं कुछ आपको मोटे स्तर पर समझाता हूं और सतही स्तर पर समझाता हूं। कोई विश्लेषण की बात मैं नहीं करूंगा, कोई लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं रखूंगा। कि कुछ आप लोगों को होता है ना कि जैसे कभी कभी आदमी की तबीयत खराब होती है, तो तबीयत खराब होने पे जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो लोग जागरूक हैं। आज मेडिकल अवेयरनेस काफी अच्छी है लोगों की। लोग सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, मेडिकल से दवाई खरीद लेते हैं। बुखार हुआ, एनाल्जेसिक ले लेते हैं, है ना, दर्द हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत अवेयर हैं। तो जब आप तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, आपकी रिपोर्ट्स आती है। आप आज गूगल है सब है, तो आप ये भी देखते हैं कि ये दवाई मेरे लिए, ये एंटीबायोटिक लिखे हैं, ये दर्द के लिए क्या हो। तो आप अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं और उस बीमारी के सापेक्ष जो आपका इलाज हो रहा है, जो उनके रिकमेंडेशन हो रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन हो रहे हैं, उसको भी आप फॉलोअप करते हैं कहीं ना कहीं। वो देखते हैं कि ये दवाई हमारे लिए क्या स्टेरॉइड है, ये नुकसान करेगी नहीं करेगी, इसके पावर को मैं घटाऊं, बात करूं। तो इतने अवेयर हम हैं। तो वही मामला, वही चीज न्यायिक पक्ष के विषय पे भी है कि आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको अगर इस आदेश से आपको अगर घोषित किया जा रहा है आयोग कि आप 2 साल में अगर नहीं करते हैं तो अवयोग है, तो इस पक्ष को जानना और इसके विषय पे कोर्ट में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे तर्क क्या होंगे, इसको भी जानना आपका हक बनता है। आप सभी शिक्षक देश के जितने भी हैं, हमारी लीगल टीम से जुड़े या नहीं जुड़े, जो भी हैं, सभी हमारे सामने एक बराबर हैं। हम सभी के साथ एक जो भी रखते हैं फोरम में, सारी बातें एक समान रखते हैं। तो कहने का मतलब आपको जानने का अधिकार है कि आपके पास कौन से ऐसे विधिक ग्राउंड्स है, कौन से ऐसे लीगल ग्राउंड है जहां पे हम लोग बात करते हैं हमेशा आके। हम है राजेश जी हैं, अमित जी, हमेशा आके बात क्या करते हैं आपसे, क्यों करते हैं? कुछ तो बिहेवियरल, कुछ तो ऐसा सॉलिड हमारे पास है, कुछ तो कॉन्क्रीट ऐसे हमारे पास लीगल ग्राउंड है, तब तो हम बात करते हैं। हवा में हम बात नहीं करते, है ना। हम हवा में कोई बात नहीं करते। हमारे पास बहुत ही कॉन्क्रीट, एविडेंट इस तरह के लीगल ग्राउंड हैं जिसपे हम पहली तारीख से आपके पक्ष में अनुकूल स्थितियां, अनुकूल विधिक उपादान लाने के लिए बिल्कुल कृतसंकल्पित हैं और निश्चित तौर से ये आएगा। क्या है वो? ये है कि अच्छा मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। कई लोगों ने कहा कि 2017 का अमेंडमेंट इसमें दोषी है। 2017 का अमेंडमेंट अगर आया है तो वो हमारे लिए एक नकारात्मक है, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ठीक है, मैं मान लेता हूं। मैं बार बार आपको बताया हूं कि उसमें जो है प्रोविजो 23(2) में जो प्रोविजो 1(2) है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि उसमें ही कहीं न कहीं से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। प्रोविजो 1 में क्या था कि टीचर हु डिड नॉट येट क्वालिफाइड द मिनिमम क्वालिफिकेशन since 2011 to 2015 has been given 5 years. The teacher who did not yet completed their minimum qualification has been given 5 years. They must have accomplished it within this 5 years, and the date 2011 onwards to 31st March 2015. फिर प्रोविजो 2 क्या था? प्रोविजो 2 उसी का सप्लीमेंट्री एक प्रोविजो था कि उसमें सप्लीमेंट्री फॉर्म में ये लिखा था कि एवरी टीचर, मैं आपको बताता हूं कि एवरी टीचर हु डिड नॉट येट मेंटेन और रिक्लेम्ड देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ऑफ नाउ हैज बीन गिवन 4 more years, 4 more extra years, that it should be anyhow, it is mandatory that anyhow they have to acclaim, they have to assure, they have to clear all the minimum qualification within this 4-year period. They would not be allowed any longer furthermore after 2019. They would not be allowed. मतलब प्रोविजो 1-2 में जो 2 का मैंने बताया था कि प्रोविजो 2 में जो एवरी टीचर है, वहीं पे कहीं न कहीं एक हमारे पक्ष से कोई वकील नहीं, तो वहीं से कहीं हुआ
कि वो उनके लिए था जिनको 5 साल का समय दिया गया था और उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आरटी एक्ट के अनुसार वो टीचर है जिनके पास व्यावसायिक योग्यता नहीं थी, जो मृतक आश्रित थे, उनके लिए ब्रिज कोर्स का या जो भी चीजें थी उनके लिए था। वहां पर टेट की बात भी नहीं थी और फिर 4 साल दिया गया। अच्छा, मान लीजिए वो हमारे लिए ही था। मैं उस पर भी आता हूं। आप ये अच्छे से जानते हैं कि एक अगर शिक्षक है, कर्मचारी, अगर हमारी सेवा 31 मार्च को खत्म हो रही है, मान लीजिए यही 31 मार्च 2026 को हमारी सेवा खत्म हो रही है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं, तो क्या आपको 1 अप्रैल का वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपकी सेवा 31 मार्च को रात के 11:59 पे आपकी सेवा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 31 मार्च रात 11:59 पे, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, टीचर हो, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। 1 अप्रैल का वेतन उनको नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये 2017 का अमेंडमेंट हमारे लिए ही होता, अगर वो एवरी टीचर वो हमारे लिए ही रिफर्ड करता, वो हमारे लिए मेंशन करता, तो ये बताइए कि वो तो 2019 में खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अगर वो हमारे लिए होता तो, मैं दोनों पक्ष में जा रहा हूं, एक तो है नहीं। अगर आप मान रहे हैं कि ठीक है हमारे लिए, अच्छा ये बताइए, अगर हमारे लिए है तो 29 राज्यों में सारे टीचर प्रभावित जो है अगर उनके लिए होता तो 31 मार्च 2019 को वो क्या हो गया? वो एक्सपायर्ड हो गया। वो जो डेडलाइन गवर्नमेंट ने थी खत्म हो गया। आज 6 साल से आपको सरकार कोई नोटिस दी? किसी ने आपके वेतन को रोका? कोई अपरिहार्य स्थिति बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? वो आपके लिए था ही नहीं, तो कैसे बनेगी? मोटे स्तर पे सोचिए इस चीज। कुछ भी हमको लीगल, मैं उस पे लीगल इंटरप्रिटेशन पे जो अक्सर जाता हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं मोटे स्तर पे समझा रहा हूं आपको। अगर वो 2017 का अमेंडमेंट हमारे लिए ही होता, जैसा कि कहा जा रहा है, कई लोग इस पे गए भी कोर्ट में, तो वास्तव में आप ये बता सकते हैं कि 6 साल का समय जो एक इसको कहेंगे वैक्यूम पीरियड क्यों होता? ये एक वैक्यूम पीरियड है जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ हमारे और सरकार के बीच में। न्यायपालिका से भी सरकार इंटरवेन करती कि ये जो 2019 का समय है ये बीत गया और हमारे संबंधित शिक्षकों ने ये पूर्ण नहीं किया, तो वास्तव में वो हमारे लिए एक दिन नहीं, 1 घंटे का वेतन नहीं देगी सरकार आपको। जिस दिन कमिश्नर हैं रिटायर हो गए, अगले दिन वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, डीएम हो चाहे शिक्षक हो, 1 दिन का वेतन नहीं देती। आज 6 साल, 7वां साल लगने जा रहा है 2019, 7 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब 6 साल 11 महीना हो गया और आप सर्विस में बने हैं, मतलब हमारे लिए है नहीं। तो साफ है कि हुआ क्या कोर्ट में उस समय 29 जुलाई 2011 के पहले शिक्षकों के संबंध में जो भी कोर्ट को अपेक्षा थी स्पष्टीकरण देने की हलफनामे के माध्यम से, वो एनसीटी के द्वारा नहीं दिया गया। वही एक पक्ष बना जिसकी वजह से हमारी दिक्कतें इतनी बढ़ गई। ये एक्सीडेंटल आदेश आया, एक डेविएटेड फॉर्म में ये चीजें प्रोसीड की और जिसका ये एक जिसको कहते हैं कि एक बस्टिंग हो गई, जिसमें सारे शिक्षक प्रभावित हो गए। और ठीक है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट वोकल है मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो हमारे पक्ष को जान रहे हैं। उन्होंने पहला ही ये कहा, सारी बातें बताई थी मैंने कि वो कहे कि वी आर द नॉट पार्टी, व्हाई वी हैव बीन अफेक्टेड, दिस इज द मैटर ऑफ रियली कंसर्न अबाउट दैट। वी डिड नॉट नो दैट ऑल द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग अस इज गोइंग and we still not anyhow confirm, we still not any notice has been given to us that we have to present ourselves court for giving clarification that whether we are eligible or whether we are really figuring out in this matter or not। तो हम उस मैटर में है नहीं है, उसकी फिगरिंग के लिए हमको बुलाया नहीं गया, नोटिस देगा हमारे लिए हो गया। तो वही कहने का मतलब है वो अमेंडमेंट ही भी आपके लिए नहीं है। वो ब्रिज कोर्स व्यावसायिक योग्यता जिन्होंने पूर्ण नहीं किया था, मृतक आश्रित चाहे जो भी हमारे अध्यापक है, उनके लिए था, आपके लिए है ही नहीं। तो ये आप जो बेचैन है, जो परेशान है कि जब तक सरकार अमेंडमेंट नहीं लाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बजट सत्र में नहीं बोली, आपके पक्ष में सरकार है और न्यायिक तरीके से इस रिव्यू में मैं बार बार बताता हूं, एनसीटी से हलफनामे के विषय पे, हलफनामे के माध्यम से आपको इस विषयक राहत देगी। अमेंडमेंट कब लाएगी? अमेंडमेंट का मतलब ये मान लिया जाए संशोधन होता है जिसमें ये कहा जाता है, अमेंडमेंट एक तरीके से हो सकता है कि अमेंडमेंट में अगर एनसीटी के हलफनामे से कोर्ट संतुष्ट नहीं होती तो भी सरकार के पास एक अंतिम अधिकार ये बचा हुआ है कि वो आरटी एक्ट में एक एडिशनल सब टाइटल जोड़ दे
उसमें सबटाइटल में ये व्याख्या कर दे, वो स्पष्ट कर दे कि इस डेट के पहले के शिक्षकों के लिए उपरोक्त जो भी प्रावधान है अधिनियम के संबंध में वो उन पे लागू नहीं होते, वो एक ला सकती है। उसके लिए एक श्वेत पत्र भी जारी कर सकती है और एक एडिशनल उसमें एक प्रोविजो या एक एडिशनल सबटाइटल उसमें ऐड कर सकती है, वो हो सकता है। लेकिन संशोधन अक्सर होता क्या है कि जो चीजें पहले से हैं वो माना जा रहा है कि इसका मतलब हम आरटी एक्ट के हिसाब से को टेट देना, ऐसा है नहीं, तो वो संशोधन ला सकती है सरकार, जिसमें हमारे लिए हमारे अभ्यर्थन के विषय पे, हमारे टेट से छूट के विषय पे एक स्पष्टता ला दे अपने अध्यादेश 123 के माध्यम से, या फिर अगर सदन चल रहा है तो सदन में एक विधेयक ला दे, उस विधेयक में आरटी एक्ट में ये चीज की पूरी तरीके से एक करके एनसीडी से नोटिफाइड करा दे कि भाई उसके संबंध में जो भी दिया गया है चार्टर में पैरा 5 में वो सारी चीजें इन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होती हैं, उनको छूट, पैरा 5 में छूट की बात है वही इंटैक्ट रहेगी, उनको टेट के निवर्तन नहीं है, वो ला सकती है वो सरकार, वो लाएगी भी सरकार, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी सरकार का ये है कि मामला चूंकि कोर्ट के माध्यम से हुआ है तो अभी हमारी रेमेडीज कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगी और उसके लिए रिव्यू सुनना पड़ेगा, और रिव्यू एक्सेप्ट होने के लिए हम अभिषेक मनु सिंघवी जी को लाए हैं। रिव्यू एक्सेप्ट होगा, रिव्यू की सुनवाई होगी, एनसीटी को डायरेक्टिव जाएगा और उस माध्यम से हमको हमारी राहत मिलेगी, हमारे संबंध में हलफनामे में जो भी स्पष्टता है अभ्यर्थन में वो मिलेगा। तो इस विषय पे मैं आपको बताया हूं कि परीक्षा देना ये हमारी क्षमता या कमजोरी का द्योतक नहीं है, जो नहीं दे रहे हैं वो कमजोर हैं या जो दे रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी आपको चोरी से फॉर्म भरना पड़े, कभी ऐसी स्थिति नहीं पड़ेगी कि आपको चोरी से परीक्षा देना पड़े। अरे हम विभागीय कर्मचारी हैं, हम कोई चोर या उचक्के नहीं हैं। हमारे संबंध में राज्य सरकारें स्पष्ट आदेश देंगी, आपको परीक्षा देना है, आपको परीक्षा नहीं देना है, या तो हाँ या तो ना, न्यूट्रल कंडीशन नहीं बनेगी कभी। हम कर्मचारी हैं, हम शिक्षक हैं, तो सरकार जब स्पष्ट नहीं है हमारे विषय पे, हम वो स्पष्ट परीक्षा देने के विषय पर नहीं है, वो पुनर्विचार याचिका में गई है, तो क्यों हम जो है इन चीजों को लेके अपने आप को पैनिक कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग सेल्फ पैनिकनेस फॉर आवर सेल्फ, अपने लिए पैनिकनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका सरासर जो है इसको कंडेम करता हूं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मेंटल स्टेटस को बिल्कुल हेल्दी रखना है। कब तक के लिए? जब तक के लिए आप इस लड़ाई में हैं और आपको सकारात्मक बने रहना है, अपने मेंटल स्टेटस को सकारात्मक पॉजिटिव बने रखना है, क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए जीत में बदलने वाली है, संघर्ष आपका सफलता में बदलेगा। और आप अभी से पैनिक हो जाएंगे तो इस संघर्ष को हम कैसे लड़ेंगे? हमारे सभी एक एक शिक्षक साथी का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों एकदम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। You all should be sounded in your health, whether it is mental health or your physical health. I want to see everyone supposed to be in good health position, in good mental health position. सभी लोग को रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम निश्चित तौर पे जीतने वाले हैं। बस मैं बार बार आपसे कहता हूं, बस समय की दरकार है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में जो सेवा में नहीं है वो जीत गए हैं, आपके पास तो इतना लीगल ग्राउंड है। 90 दिन की सेवा के बाद सेवा सुरक्षा में लोगों को विधिक राहत मिल जाती है। आप 30 साल 25 साल की सेवा के बाद नियमित तरीके से अपने विज्ञापन को संतृप्त करके आप एक जो है कि अर्हता रखने के बाद आप भर्ती हुए, आपके साथ कैसे अन्याय हो सकता है? बस समय की दरकार। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ टाइम। जब वो हमारी हियरिंग शुरू हो जाएगी, हमको राहत मिलने का जो भी मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो यही सारी बातें थी। आज बहुत रिलैक्स तरीके से मैं आपके बीच इसलिए आया कि संडे का जो है दिन है और सभी मेरे शिक्षक साथी भी रिलैक्स ही होंगे, और बिल्कुल रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहना भी है, क्योंकि ये लड़ाई हम जीत रहे हैं। बस समय की दरकार है। जिस दिन हमारी लिस्टिंग हो गई, केस का पहला दिन, पहली हियरिंग हमको ही मिलेगी, ये हमारा पूर्ण वो है विश्वास है कि हमारे सीनियर काउंसिल होने के नाते इस सारे मैटर में हमको ही मिलेगी, और हम वहां से आपके लिए न्यायिक प्रयासों में सफलता के मार्ग को सकारात्मक रूप से खोलने के कृत संकल्प के भाव को अपने संदिष्ट उद्देश्यों के निहितार्थ जरूर से जरूर सफल करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और उसको निश्चित अपने आयाम तक पहुंचा कर ही मानेंगे। दिस इज माय promise to all of you. This is the promise of our legal team to all of the teachers across the India, that all should remain calm, cool and stable, that nothing negative is going to happen all of you.
It is only the matter of time. We would be benefited legally. We are having some very legitimate logical ground that nothing can be happen negative in our matter. कुछ भी नकारात्मक नहीं होने वाला है। बहुत सारे तार्किक पक्ष हमारे पास है, बस उसको सुनने की दरकार है कोर्ट को। मैंने आपको बताया भी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ है, सब आपके पक्ष में ही है। केवल यह दलील नहीं पेश की गई, पैरवी नहीं हुई, हमारे पक्ष में कोई था नहीं, वो अब होगी और बड़ी मजबूती से होगी। We would put our 100% commitment, our 100% dominance in our forthcoming pleading, in the leadership of the prominent counsel, Mr. Abhishek Manu Singhvi. We ourselves would also be there in the court and give you every updates, whatever come in the pleading of the judicial procedure. सभी चीजों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे जैसे कराते आ रहे हैं। तो यही सारी बातें थी, मुझे पूरा विश्वास है। और आप बिल्कुल नहीं, जो परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, आइए आप एकदम, पेपर कैसा भी हो, कुछ भी नहीं पेन लेना है आपको। आपकी लीगल टीम आपके लिए लड़ रही है और 101% जितना सत्य ये है कि इस समय दिन है, उतना भी सत्य ये है कि आपको अपने इस न्यायिक संघर्ष में सफलता मिलेगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, लीगल टीम की बात याद रखिए। जितनी सत्यता इस बात में है, इस समय दिन है, रात नहीं है, उतनी सत्यता और उतनी ही पुष्टता इस बात में है कि हमको अपने इस संघर्ष में जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, आगे जो भी रहेगा मैं अपडेट करूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।